मार्केट की महारथी में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश जहां बाजार के जाने माने दिग्गजों से हम समझते हैं बाजार की चाल और निवेश के लिहाज से रणनीति क्या होनी चाहिए। इन दिनों काफ़ी हद तक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं जो कि बाजार पर हावी हो रहे हैं। इजरायल के खिलाफ ईरान के जंग के ऐलान और अमेरिका की तैयारियों से मिडल ईस्ट में संकट और गहरा सकता है। ऐसे में बाजार पर इसका असर कैसा पड़ेगा, निवेशक क्या रणनीति अपनाएं, इन तमाम बातचीत और मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए हमारे इस खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में सहगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सहगल जुड़ गए हैं। अंशुल, मानसी दिस साइड, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। सबसे पहले अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानसी, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर हैविंग। थैंक यू फॉर दैट अंशुल एज वेल। अंशुल, इन दिनों ग्लोबल बाजारों से और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ढेर सारे हैं और इजराइल ईरान टेंशन्स की अगर बात करें, मानो कुछ हद तक क्लैरिटी मिल भी रही थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंटरवेंशन इस चीज़ को और ज़्यादा एस्केलेट कर रहा है। ये तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय बाजार की चाल को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? मानसी, पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे, 3 साल पहले जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इजराइल की जो वॉर है वो स्टार्ट हुई, और अब जो ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हुई है, तो 3 साल से और उससे पहले थोड़ा आप देखें तो कोविड, मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी रही है। और इस सब अनसर्टेनिटी के बीच में हमारी मार्केट ने जितना बड़ा रिटर्न दिया है वो जनरेशनल रिटर्न है पिछले 4-5 साल में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका जो जवाब है वो फंडामेंटल है मार्केट को समझने के लिए। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग रहता है, और मार्केट का जो रुख है वो बेसिकली ग्रोथ की वजह से एक तरफ किसी भी तरफ रहता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। मार्केट को चाहिए कि ग्रोथ आए, जिसको वो प्राइस करती रहती है। और कोविड के बाद से जो हमारी इकोनॉमी का जो रुख रहा है वो बहुत ही स्ट्रांग रहा है। और वो फाउंडेशन उसकी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आगे चल के 5-10 साल में मार्केट का ये अंदेशा था कि ये इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर हम दुनिया की कोई भी इकोनॉमी देखें तो उनका मैक्रो एनवायरनमेंट वीक हुआ है, और इंडिया का मैक्रो एनवायरनमेंट स्ट्रांग हुआ है। इन्फ्लेशन कम हुई है, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, और इसके चलते जो हमारा इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो भी फेवरेबल है। अब अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो इससे काफी क्लियर है कि मार्केट को जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटीज है उसके थ्रू देख के इंडिया की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और मार्केट उसी चीज को प्राइस कर रहा है। मैं इसी इसके आगे चलते आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि वो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की अर्निंग्स और वॉलेटिलिटी को देख के इन्वेस्ट ना करें। वो लॉन्ग टर्म इंडिया के पोटेंशियल को देख के इन्वेस्ट करें, 3-5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें। इंडिया से अच्छी सिचुएशन ऑफ मार्केट इस समय दुनिया में कोई नहीं। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो इस मार्केट में पैसा लूज करना तो बहुत ही मुश्किल है, और पैसा बनेगा बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये मेरा एक एनालिसिस है और सजेशन है आपके निवेशकों के लिए। काफी रेजिलिएंट रहे हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टर्मोइल है उसके बावजूद इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन भी काफी स्ट्रांग है और मार्केट्स पर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा। अंशुल सर, गुड मॉर्निंग। अशेषा बात कर रही हूँ। तो ऐसे बैकड्रॉप में कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर सेफ बाइंग की जा सके? शायद डोमेस्टिक सेंट्रिक स्टॉक्स और सेक्टर्स होंगे जहां पर इंटरनेशनल टर्मोइल का ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्या आप हमें, हमारे दर्शकों को ऐसे 3-4 सेक्टर्स बता पाए जहां पर अब खरीदारी के मौके बनेंगे? आशीषा, गुड मॉर्निंग, प्लेजर टू बी स्पीकिंग विद। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा उससे हट के, कि आजकल मार्केट में ये बात बहुत हो रही है कि निफ्टी कुछ 10% बढ़ गया है, और उस वजह से वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए।
मतलब 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे निफ्टी ट्रेड करता है, 20 से थोड़ा सा ज्यादा। और वो कहीं से भी सस्ता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन निफ्टी है क्या? निफ्टी है 50 स्टॉक्स का अग्लोमरेशन। और उन 50 स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत महंगे हैं, 40-50 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं, और बाकी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 10 से 15 टाइम पे ट्रेड करते हैं, और उनका जो एवरेज है वो निफ्टी 20 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करता है। अब किसी भी इन्वेस्टर का या एनालिस्ट का यही एक एंडेवर रहता है कि वो सस्ते स्टॉक ढूंढे, और क्योंकि उन स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर में अपसाइड दिखेगी। हमें ये लगता है कि काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर फ्यूचर पोटेंशियल पूरी तरह प्राइस्ड इन नहीं है। अब अगर आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस देख ले, तो आप एक डार्ट फेंकेंगे अगर स्टॉक्स पे, तो आपको दिखेगा कि वो स्टॉक्स जो है 5 से 10 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे 1 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी आप स्टॉक ले लीजिएगा। और अगर आप इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखेंगे, तो जो स्टॉक पिछले 4-5 साल पहले कोई 4 से 5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते थे, आज वो स्टॉक 2 से 2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करते हैं, और प्राइस टू अर्निंग्स बेसिस पे देखें तो 13-15 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड करते हैं। ये जो सिचुएशन है, ये आपको बताती है कि बैंकिंग सेक्टर में, इवन एनबीएफसीज में वैल्यूएशंस फेवरेबल है। अब उससे हटे और रियल इकोनॉमी पे आए, तो हमें ये दिखेगा कि कैपिटल गुड स्पेस, जिसमें पिछले 10 साल में बहुत कम इन्वेस्टमेंट, 10 साल नहीं कहना चाहिए, 2013 से 2020-21 तक बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो 7-8 साल का कैचअप इस सेक्टर को फुलफिल करना है, जो, और प्लस नॉर्मल ग्रोथ भी बढ़ी है, तो उसको भी पिकअप करना है। हमें ये लगता है कैपिटल गुड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस कंट्री के अंदर बहुत नेसेंट स्टेज पे है, और यहाँ से अगले 10 साल 15 साल में बहुत निवेश होना है इस स्पेस में, पावर में। और अगर आप कंज्यूमर स्टॉक्स देखें, पर्टिकुलरली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस, उसमें भी पिछले 2-1 साल में फुटवेयर ले लीजिए, इवन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, जिनके अंदर वीकनेस रही है। तो ये स्पेस भी राइप है टेलविंड्स के, और आगे चल के इसमें भी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। सीमेंट, अगेन ये एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर कंसोलिडेशन पिछले 2-3 साल का हो चुका है, और आगे चल के स्ट्रेंथ आनी चाहिए। भाव में जो सीमेंट प्राइसेस है उनके अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है। ये कुछ पॉकेट्स हैं, जैसा आपने ठीक कहा, मोस्टली डोमेस्टिक पॉकेट्स, जिनके अंदर हमें टेलविंड्स नजर आते हैं, और आगे चल के रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। डोमेस्टिक सेक्टर्स पर खास तौर से नजर। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर, ग्लोबल कंसर्न्स पर भी और भारतीय बाजार पर भी अपनी राय और आपके सेक्टर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। Thank you, Mansi. Wish you the same. Thank you.